नमस्कार साथियों, ज्ञान मित्रा में आप सबका स्वागत है। तो हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें आरआरबी एएलपी लोको असिस्टेंस लोको पायलट का प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है जो 2024 में पूछा गया था उसका हम लोग साइंस के सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। और 2024 में कुल 15 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, ठीक है। तो इन 15 शिफ्ट का जो साइंस का क्वेश्चन है हम लोग सब देखने वाले हैं इस सीरीज में। और इस सीरीज का पार्ट 1 पार्ट 2 हम करवा दिए, ये इसका तीसरा पार्ट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि जो पौधे होते हैं, पौधे में आंतरिक ऊर्जा भंडार कौन सा होता है। ऊर्जा हम लोग किससे मिलता है? फूड से मिलता है। और यही वाला पूछा गया कि जो पौधे जो है ऊर्जा को किस रूप में, यानी कि फूड को, खाने को किस रूप में स्टोर करके रखता है, ठीक है। तो ये आप लोग जानते हैं कि ये ग्लाइकोजन, माफ कीजिएगा, स्टार्च के रूप में स्टोर करके रखता है, ठीक है। अच्छा, मनुष्यों में किस रूप में रखता है? मनुष्य हो गया, जानवर हो गया, ये जो है ना ग्लाइकोजन और वसा के रूप में स्टोर करके रखता है। आप लोग कमेंट में बताना कि मनुष्यों में सबसे ज़्यादा ग्लाइकोजन कहाँ पे स्टोर होता है, उसका किस ऑर्गन में स्टोर होता है। शैवाल की बात करें तो ये स्टार्च के रूप में रखता है। और यहीं पे अगर कवक की बात करें, अगर कवक की बात करते हैं तो कवक में ऊर्जा किस रूप में स्टोर करके रखता है? तो ग्लाइकोजन और ट्रेहेलोजन के रूप में स्टोर करके रखा जाता है ऊर्जा को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था आप लोग का क्लोर क्षार से था, ठीक है। क्लोर एल्कलाई यानी कि क्लोर क्षार प्रक्रिया का उपयोग निम्न में से किस यौगिक के निर्माण में किया जाता है? तो आप लोग को पता होगा कि क्लोर क्षार इस बार एनटीपीसी में तो पूछा ही था और ग्रुप डी में भी इसका एक क्वेश्चन हमको देखने में मिला है, ठीक है। तो ये जो है ये बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और प्लस हाइड्रोजन गैस भी निकलता है, ठीक है। तो ये भी आप लोग रख लेंगे, ये तीनों पूरा रख लो याद। अच्छा, ये जो बनता है क्लोर क्षार प्रक्रिया का उपयोग मुख्य रूप से किसमें किया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस के औद्योगिक उत्पादन के लिए किया जाता है, ठीक है। जिसमें नमक जो होता है NaCl के घोल का विद्युत अपघटन होता है, ठीक है। इन उत्पादों का उपयोग जैसे कि साबुन हो गया, डिटर्जेंट हो गया, PVC हो गया, कीटनाशक हो गया और उर्वरक जैसे यौगिकों को बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है न्यूटन का स्थिर बल किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का स्थिर बल किसी वस्तु पर लगने से 5 जूल कार्य होता है। यानी कि 5 न्यूटन का बल जो है, यानी कि F दे रखा है आपको कितना? 5 न्यूटन। और वर्क डन भी दे रखा है कितना? 5 जूल, ठीक है होता है। तो बल की दिशा में विस्थापन पूछा गया आपको, ठीक है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है। तो आप लोग को डी आप लोग को निकालना था कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग को पता है फोर्स वर्क डन बराबर क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो वर्क डन बराबर क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो अब हमको वर्क डन हमको दिया गया, फोर्स भी दिया, डिस्प्लेसमेंट नहीं निकल जाए। तो डिस्प्लेसमेंट हमको निकालना, तो वर्क डन, फोर्स यहाँ आ जाएगा, यहाँ से फोर्स हटा दो तो डिस्प्लेसमेंट बराबर कितना आ जाएगा? वर्क डन डिवाइडेड बाय फोर्स। अभी दोनों को काट दो, वर्क डन भी मेरे पास 5 दे रखा है और फोर्स भी 5 दे रखा, कट के कितना आ जाएगा? 1 मीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 मीटर। और यहाँ पे ये चीज़ दे रखा है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ है, मिस्टेक की है, यहाँ पे P नहीं होगा, ये जो है ना P, इसको हटाइए। या तो देखिए डिस्प्लेसमेंट के लिए ना, देखो डिस्टेंस के लिए आमतौर पे फिजिक्स में डिस्टेंस के लिए D लिखा जाता है, डिस्प्लेसमेंट के लिए S लिखा जाता है, ठीक है। तो आप D भी लिख सकते हैं और S भी लिख सकते हो, कोई भी लिख सकते हो, P नहीं लिख सकते। P तो मोमेंटम के लिए होता है, P मोमेंटम के लिए लिखा जाता है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से ये जो है आप लोग इसको या तो D लिख लो या फिर S लिख लो, दोनों में से जो भी लिखेगा सही होगा, ठीक है। चलिए तो ये फिर आगे बढ़ते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन, देखिए आवर्धन M दे रखा है आपको कितना? 0.2 दे रखा है। और वस्तु की ऊंचाई यानी कि H दे रखा है कितना? 5 दे रखा है, 5 सेंटीमीटर। तो पूछा गया कि दर्पण की ऊंचाई यानी कि H डैश कितना होगा, ये आपको बताना था। तो H डैश आपको निकालना है। तो आप लोग को पता है आवर्धन M बराबर क्या होता है? H डैश बटे H होता है, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई डिवाइडेड बाय वस्तु की ऊंचाई, यही तो होता है आवर्धन का फॉर्मूला। या फिर आप लोग V बटे U भी लिख सकते हैं, V बटे U, ठीक है, दोनों में से कोई भी लिखते हैं। चलिए, अब हमको आवर्धन भी दे रखा है और वस्तु की ऊंचाई, ये दोनों हमको पता है। H डैश हमको निकालना है। तो इसको, ये जो वस्तु की ऊंचाई, इसको हम यहाँ पे ले आए उठा के, तो H डैश बराबर कितना हो जाएगा? M इंटू H, ठीक है। अब H डैश बराबर M इंटू H हो गया। तो H डैश बराबर कितना होगा? M का वैल्यू दे रखा है 0.2 और H का मान दे रखा है 5। यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 0। 5 दूगुनी 10, यहाँ से कट जाएगा और 10 यहाँ से कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 1। इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बनाया भी, आप लोग एक बार इसको देख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है R ओम प्रतिरोध वाले 2 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम यानी कि सीरीज में जोड़ा गया है। तो इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या है? जब सीरीज में जोड़ा जाता है जो 2 प्रतिरोध को, ठीक है, यहाँ भी R है और यहाँ भी R है, 2 प्रतिरोध को सीरीज में जोड़ा जाता है तो ये जुड़ जाएगा और कितना बन जाएगा? 2R बन जाएगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 2R, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो 2 स्टेटमेंट आपको दिया गया था, ठीक है। पहला स्टेटमेंट बोला गया है कि विद्युत चुंबक
चुंबक की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन, अच्छा कहाँ आप लोग पढ़े हैं बताइए कि विद्युत चुंबक जो होता है ना, चुंबक की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है, कहीं पढ़े? गलत हो जाएगा ये। दूसरा वाला देखिए, विद्युत चुंबक यांत्रिक ऊर्जा को चुंबक की ऊर्जा में, आप लोग देखें कि विद्युत जो मैग्नेटिक जो चुंबक होता है वो यांत्रिक ऊर्जा मैकेनिकल फोर्स को मैग्नेटिक फोर्स में चेंज करता है या इलेक्ट्रिकल फोर्स में चेंज करता है, कहीं भी देखें इस तरह से? कहीं भी नहीं देखें, ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट इसका गलत दे रखा था। आप लोग को क्या होता है, ना तो एक होगा ना तो दो होगा, ना तो एक होगा ना तो दो होगा इसका आंसर डी नंबर का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा निलंबन यानी कि सस्पेंशन का गुण नहीं है? तो सबसे पहले आप लोग देख लो निलंबन किसको बोलते हैं। निलंबन बोला जाता है कि जब कोई सॉल्यूशन में सोल्यूट जो होता है वो पूरी तरह से दिखता है। ठीक है, जब कोई सॉल्यूशन में सोल्यूट जो होता है, सॉल्यूशन दो चीज से मिलकर बना होता है, एक तो होता है सॉल्वेंट और एक होता है सोल्यूट। ठीक है, एक होता है सॉल्वेंट और एक होता है सोल्यूट, तब मिलकर बनता है क्या? सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब हम इस सॉल्यूशन में अगर सॉल्वेंट जो होता है, अच्छा ये जो होता है ना सॉल्वेंट जो है, सॉल्वेंट ज़्यादा मात्रा में होता है, जैसे कि पानी और चीनी को घोल ले लो, तो पानी ज़्यादा मात्रा में होता है तो पानी को सॉल्वेंट बोलेंगे, चीनी कम मात्रा में होता है तो चीनी को सोल्यूट बोलेंगे। ठीक है, तो अगर इस घोल में यानी कि सॉल्यूशन में अगर सोल्यूट यानी कि जो कम मात्रा में, अगर वो हमको नग्न आंखों से दिखता है, जैसे कि पानी और बालू का घोल ले लो तो हमको बालू दिखेगा। ठीक है, तो या फिर तेल और पानी का घोल ले लो तो उसमें भी हमको तेल और पानी अलग अलग दिखेगा। तो इस तरह से जो होता है उसको सस्पेंशन बोला जाता है। उसका जो कण होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि 1000 सस्पेंशन यानी कि 1000 नैनोमीटर या फिर इससे ज़्यादा होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सस्पेंशन बोला जाता है। उसका कणों का आकार जो होता है इतना होता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं सस्पेंशन। आप लोग को समझ में आ गया? अब हम लोग आगे, अब इसको हम लोग ऑप्शन से देखते हैं। निलंबन के कण प्रकाश के प्रकीर्णन करते हैं, बिल्कुल करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई अगर सॉल्यूशन है, यहाँ पे अगर कोई सॉल्यूशन है रखा हुआ है, अब अगर हम लोग प्रकाश, इसके कण बड़े बड़े हैं, देखना जरा, इसके कण बड़े बड़े हैं। ठीक है, यहाँ तैर रहा है इस तरह से लिक्विड में। अब अगर यहाँ से हम लोग प्रकाश के किरण डालते हैं तो ये क्या होगा, थोड़ा सा बेंड करेगा, लेकिन ये एक लाइट दिखेगा। ठीक है, प्रकाश के एक लाइट को दिखेगा। ठीक है, ये स्कैटर होता है, इसका जो कण है उससे टकरा के ऐसे ऐसे स्कैटर होते हुए आता है, जिस कारण से हमको सीधी लाइट का रे दिखता है। इसी को बोला जाता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया निलंबन के कण प्रकाश के प्रकीर्णन करता, बिल्कुल स्कैटर होता है तो ये बात सही है। निलंबन के कण प्रकाश के को प्रकीर्णित करता है। ठीक है, यानी कि स्कैटर कर देता है इसको, ये सही है, ये जो कथन दिया गया है ये सही है। निलंबन विसमांगी मिश्रण होता है, समांगी और विसमांगी यानी कि हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस क्या होता है? तो होमोजीनियस होता है जैसे कि चीनी पानी का घोल, चीनी और पानी घुल जाता है, पता ही नहीं चलता कौन चीनी है और कौन पानी है। और हेट्रोजीनियस किसका होता है? जैसे कि आपका तेल हो गया और पानी का घोल, तेल और पानी को कितनों भी घोल लो, तेल अलग पानी अलग ही रहेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस का मिक्सर। तो निलंबन विसमांगी मिश्रण होता है, बिल्कुल, क्योंकि इसका कण जो होते हैं बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, इसलिए ये दिखता है हम लोग को नग्न आंखों से और ये कभी भी मिलेगा नहीं एक दूसरे का, तो ये क्या हो जाएगा? हेट्रोजीनियस मिक्सर हो जाएगा। ये भी कथन सही है। नेक्स्ट है निलंबन के कण नग्न आंखों से नहीं देखे जाते, बिल्कुल निलंबन के कण नग्न आंखों से देखे जाते हैं, नहीं देखे जाते, यहाँ पे पूछा गया नहीं देखे जाते हैं, ये गलत हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा कि निलंबन के कण जो होता है नग्न आंखों से देखे जाते हैं, यहाँ पे दिया गया है, जबकि निलंबन के कण जो है ना नग्न आंखों से नहीं देखे जाते हैं, यहाँ पे बोला गया है, और जबकि निलंबन के कण नग्न आंखों से हम लोग देख सकते हैं, तो ये सही हो जाएगा। निलंबन अस्थिर होता है, ये भी सही है। ठीक है, तो 3 नंबर का इसका हो जाएगा गलत। चलिए नेक्स्ट है किस प्रकार की अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है? देखो आयनों का आदान प्रदान कब होगा? जब डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। आप लोग पढ़े भी होंगे, जब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़े होंगे तो उसमें आप लोगों को पढ़ाया गया होगा कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ही आयनों का, अब देख लो डबल डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है यहीं पे आयनों का आदान प्रदान होता है। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया क्या होता है? जब दो अपघटक मिलता है और एक बना लेता है। ठीक है, दो नया अपघटक मिल के एक बना लेता है, उसको संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है जब एक बड़ा अपघटक टूट के दो अलग अलग या फिर इससे ज़्यादा दो या दो से अधिक भी बना सकता है, जिसको अपघटक बोला जाता है। ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीजन को हम लोग लेते हैं, इलेक्ट्रॉन को छोड़ते हैं, यानी कि ऑक्सीजन का गेन होता है, इलेक्ट्रॉन का रिड्यूस होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का। चलिए नेक्स्ट है तंत्रिका तंत्र के अलावा शरीर में नियंत्रण और समन्वय यानी कि शरीर को कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन कौन सा तंत्र सहायता करता है? यानी कि जो नर्वस सिस्टम होता है इसके अलावा भी कौन सा ऐसा तंत्र है जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करता है शरीर का? तो आप लोग को ये क्वेश्चन पूछा भी गया था ग्रुप डी में अभी हाल ही में। इसके अलावा जो होता है वो होता है कौन सा? इंडोक्राइन सिस्टम होता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इंडोक्राइन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा वाष्पीकरण की दर को नहीं बढ़ाता है? देखो यहाँ पे क्या बोला? नहीं बढ़ाता है, वाष्पीकरण की दर को नहीं बढ़ाता है। देखो सबसे पहले हम लोग देखते हैं टेम्परेचर में, अगर टेम्परेचर जितना बढ़ाएंगे
ठीक है। टेम्परेचर हम लोग जितना बढ़ाएंगे इवेपोरेशन उतना ही ज़्यादा होगा, टेम्परेचर जितना कम करेंगे इवेपोरेशन उतना ही कम हो जाएगा। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से इवेपोरेशन बढ़ता है। यहाँ पे क्या लोग बोला गया, टेम्परेचर में कमी से, तो ये गलत हो जाएगा। सबसे पहला ही आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा कि वाष्पीकरण की दर को नहीं बढ़ाता है। तो नहीं बढ़ाता है कौन, तो टेम्परेचर में कमी करेंगे तो वाष्पीकरण की दर घटेगा ना कि बढ़ेगा। ठीक है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला ही वाला। दूसरा में देखो क्षेत्रफल, सरफेस एरिया, जितना बड़ा सरफेस एरिया रहेगा वाष्पीकरण उतना ज़्यादा होगा। जितना छोटा सरफेस एरिया रहेगा वाष्पीकरण, अब एक बड़ा सा थाली लो और उसमें पानी रख दो, और एक गिलास ले लो उसमें पानी रख दो, देखो थाली वाला पानी जल्दी उड़ जाएगा, गिलास वाला लेट से होगा। क्यों? क्योंकि इसका सरफेस एरिया थाली का ज़्यादा है गिलास की तुलना में। तो सरफेस एरिया जितना रहेगा वाष्पीकरण उतना ही ज़्यादा होगा। देख लेते पवन का वेग, यानी कि वायु की स्पीड में जितना ज़्यादा वायु की स्पीड रहेगा, पवन का वेग रहेगा, वाष्पीकरण उतना ज़्यादा होगा, जितना कम रहेगा वो कम होगा। ठीक है। आर्द्रता, ह्यूमिडिटी क्या है, ह्यूमिडिटी जैसे कि बरसात में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होता है, एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होता है, तो बरसात में देखना कपड़ा जल्दी नहीं सूखता है, धीरे धीरे सूखता है। जबकि ठंडा का मौसम हो गया, कोल्ड सीजन हो गया या फिर हॉट सीजन हो गया, गर्मी के मौसम में क्या होता है, ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर में बहुत कम हो जाता है, जिस कारण से कपड़े जल्दी सूखने लगता है, यानी कि वाष्पीकरण का दर बढ़ जाता है। तो ह्यूमिडिटी जितना ज़्यादा होगा, देखो यहाँ पे उल्टा हो जा रहा है। ठीक है, ह्यूमिडिटी जितना ज़्यादा होगा इवेपोरेशन उतना ही कम होगा। ठीक है, और ह्यूमिडिटी जितना कम होगा इवेपोरेशन जो होता है ना उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, ये उल्टा है थोड़ा, इसको देख लेना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर पहला ही वाला हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश किरण के मुड़ने का कारण कौन सा घटक है। तो मुड़ने का कारण कौन सा घटक है, देखो इसको समझने से पहले थोड़ा सा हम लोग समझते हैं इस चीज़ को। हम लोग ने पढ़े हैं क्या, एक यहाँ पे नॉर्मल है, ठीक है, ये मान लो यहाँ पे है एयर और यहाँ पे है वाटर, ये है रेयर मीडियम, ये है डेंस मीडियम। जब हम लोग लाइट को रेयर मीडियम से डेंस मीडियम की ओर भेजते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, ये नॉर्मल की ओर मुड़ जाता है, जिस लाइट को जिस तरह से जाना था ये मुड़ जाता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ का डेंसिटी से अलग है। ठीक है, अलग है, जिस कारण से लाइट मुड़ रहा है। इसी तरह से अगर इसको हम उल्टा कर देंगे, अगर हम लोग यहाँ पे एयर की जगह पे यहाँ पे वाटर कर देते हैं और यहाँ पे वाटर की जगह पे यहाँ पे एयर कर देते हैं, तो अब लाइट डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में आ रहा है, यानी कि अब जो लाइट जाएगा ये नॉर्मल से दूर भाग जाएगा, जबकि लाइट को जाना चाहिए था इस तरह। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ का अब जो डेंसिटी है, यहाँ का डेंसिटी अलग है, जिस कारण से लाइट मुड़ जाता है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे पूछा गया है कि वायुमंडल में, तो वायुमंडल में जब अंतरिक्ष से लाइट आया, और ये वायुमंडल हम लोग का कई सारे लेयरों से मिल के बना होता है। ठीक है, जब आता है और हर लेयर का अपना अपना एक डेंसिटी होता है, एक घनत्व होता है, तो हर घनत्व से जब लाइट आएगा तो कभी नॉर्मल की ओर मुड़ेगा, कभी नॉर्मल से दूर भागेगा। अगर रेयर रहा तो नॉर्मल से, अगर रेयर से डेंस में गया तो नॉर्मल से क्या होगा, नॉर्मल की ओर मुड़ जाएगा, और अगर रेयर है और उससे डेंस में गया तो उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये मुड़ते रहता है इस तरह से, और यही कारण होता है कि इसका जो होता है एटमॉस्फेरिक मुड़ने का कारण होता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं, इसी कारण से मुड़ता है लाइट, और इसी को बोला जाता है क्या, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, यानी कि वायुमंडलीय अपवर्तनांक जिसको बोलते हैं। ठीक है, जिसके कारण हम लोग को क्या क्या, अब इस फेनोमेना के कारण हम लोग को क्या क्या होता है, तारा जो होता है, स्टार जो होता है, वो टिमटिमाते हुए हम लोग को दिखाई देता है, इसी के कारण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से किसमें झिल्ली नहीं होता है। तो निम्न में से अच्छा झिल्ली किसमें नहीं होता है, देखो प्लांट सेल में, तो प्लांट सेल में सेल वाल और सेल मेम्ब्रेन दोनों ही पाया जाता है, तो इसमें तो झिल्ली होता है। कवक में झिल्ली होता है, ठीक है, कवक में भी झिल्ली होता है। कवक में क्या होता है, इसमें भी होता है, सेल वाल होता है। ठीक है, जंतु कोशिका, इसमें सेल वाल नहीं होता, सेल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, वायरस में नहीं होता, वायरस में कोई झिल्ली नहीं होता है। यहाँ पे आप देखो, न्यूरॉन का कौन सा भाग सूचना ग्रहण करता है। यहाँ पे पूछा गया कि न्यूरॉन जो होता है, न्यूरॉन का पहले स्ट्रक्चर बनाओ। तो आप लोग देखे होंगे कि इस तरह से न्यूरॉन का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इस तरह से हम उतना अच्छा तो नहीं बना पाए, लेकिन आप लोग इससे काम चल जाएगा। ठीक है, ये देखो इस तरह से कुछ न्यूरॉन का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब ये जो होता है, जो इस तरह से देख रहे हैं, इस तरह से बाल जैसा स्ट्रक्चर, इसको बोला जाता है एक्सॉन। ठीक है, इसको माफ कीजिएगा, इसको बोला जाता है डेंड्राइट टिप। ये जो टिप होता है इसको डेंड्राइट टिप बोला जाता है, इसको बोला जाता है डेंड्राइट। ठीक है, तो ये जो डेंड्राइट होता है, यहीं पे सबसे पहले न्यूरॉन को जो ना, जो सूचना होता है, यही न्यूरॉन को सूचना को सबसे पहले कौन करता है, तो डेंड्राइट को जो सिरा होता है वही पकड़ता है। तो सबसे पहले जो आप लोग को सूचना जो होता है, सूचना का ग्रहण कौन करता है, तो करता है डेंड्राइट टिप करता है। ठीक है, यहाँ पे होता है सेल बॉडी, इसको बोला जाता है सेल बॉडी। ये जो स्ट्रक्चर देख रही है, यहीं पे न्यूक्लियस होता है। तो पूछा जाएगा कि न्यूरॉन के किस भाग में न्यूक्लियस होता है, तो सेल बॉडी में होता है। ठीक है, ये जो देख रहे हैं चपटा चपटा भाग, इसको बोला जाता है एक्सॉन।
ठीक है, इसको बोला जाता है एक्सोन। और ये जो सबसे लास्ट वाला जो बाल जैसे स्ट्रक्चर देख रहा है, इसको बोला जाता है सिनेप्स। ठीक है, तो ये हम लोग को पूछा गया था क्या कि सूचना को कौन ग्रहण करता है, तो सूचना को ग्रहण कौन करता है, तो करता है डेंड्राइट टिप करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक खाली बोतल वायु रुद्ध बंद कर दिया जाता है, यानी कि एक खाली बोतल लिया और उसको टाइट करके बंद कर देते हैं और उसको पानी में दबा के फिर छोड़ा जाता है, तो ये ऊपर क्यों उठता है, ऐसा क्यों होता है, ये आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो बोतल का भार कम होता है, बोतल का भार कम होता है इस कारण से होता है, ये कोई लॉजिक नहीं हुआ। ठीक है, जल का उत्थापन बल यानी कि जल का जो अपथ्रस्ट फोर्स जो होता है, अपथ्रस्ट फोर्स हो जाता है वो गुरुत्वाकर्षण बल के ज़्यादा होता है, बिल्कुल, यानी कि जो जब हम लोग दबाते हैं बोतल को तो ये गुरुत्वाकर्षण फोर्स से ज़्यादा होता है इसका अपथ्रस्ट फोर्स, और इसी को बॉयनेंसी फोर्स कहा जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है ये तो एकदम इजी क्वेश्चन पूछा गया था कि कार्बन का संयोजकता कितना होता है। आप लोग को पता है कार्बन का संयोजकता कितना होता है, 4 होता है। एक चीज़ आप लोग देख लो, एक होता है मेटल, ठीक है, एक होता है नॉन मेटल और एक होता है सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब इसको देखो, मेटल का जो संयोजकता होगा 1 होगा, 2 होगा या 3 होगा, बस इतना ही होता है मेटल का संयोजकता। जब भी पूछा जाएगा, अगर इस तरह कई बार क्वेश्चन दिया जाता है कि निम्न में से मेटल का संयोजकता कौन सा है, आपको इस तरह दे देगा, 5 दे देगा, 4 दे देगा, 3 दे देगा और 10 दे देगा, तो आपको पता है मेटल का संयोजकता कौन सा होगा, तो 3 मारिएगा आप लोग, क्योंकि 1 2 3 ही होता है इसका, या तो 1 हो सकता है, या तो 2 या तो 3। ठीक है, सेमीकंडक्टर का हमेशा 4 होता है और यहाँ पे कार्बन एक सेमीकंडक्टर है। ठीक है, 4 होता है। नॉन मेटल का क्या होता है, इसके बाद 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा। ठीक है, 8 नहीं होता, 7। ठीक है, या फिर 8 भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये यहाँ तक होता है नॉन मेटल का। तो मेटल का हम लोग देख लिए कि 1 2 3 संयोजकता होता है, सेमीकंडक्टर का 4 होता है और बाकी जो भी बचता है ये सब नॉन मेटल का होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग देख चुके। कार्बन का पूछा, कार्बन एक सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर का कितना होता है संयोजकता, 4 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार 18 ग्राम जल के अपघटन पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात क्या होगा। देखिए 18 ग्राम जल, देखिए आप लोग डर मत जाना। ठीक है, 18 ग्राम जल इसका सिर्फ मास को ले लिया है, वाटर का जो मास होता है उसको ले लिया 18 ग्राम। ठीक है, आपको बताना कि इसका और इसका दोनों का जो रेशियो होता है वो कितना होता है। तो आप लोग को पता है H2O, हाइड्रोजन का दो एटम है और एक एटम का एटॉमिक मास कितना होता है, 1 होता है, 1 दूना 2 यानी कि 2 हो जाएगा इसका। इसका होता है इसका कितना होता है, तो इसका होता है 16। ठीक है, 8 8 दूनी 16, एक का होता है 8 और इसका मास को जस्ट डबल करते हैं और थोड़ा सा या तो फिर उससे थोड़ा ज़्यादा, यानी कि ऑक्सीजन का होता है 16 मास होता है, मास नंबर। तो अब इसी को यहाँ पे पलट के लिख दिया है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो हम पहले ऑक्सीजन को लिख देते हैं। तो ऑक्सीजन पहले कितना है, 16 है और हाइड्रोजन कितना है, 8 है, 2 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16:2, या फिर इसी को आप काट दो तो यह हो जाएगा 8:1। ये दोनों ही सही है, यानी कि ये भी सही है, ये भी सही है, ये दोनों ही सही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन कुछ तीसरा नंबर में कुछ अलग दिया था, हम आप लोग को बताने के लिए इसका थोड़ा सा चेंज किए हैं। ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों ही सही है। ठीक है, यहाँ पे दोनों ही कर लेना आप लोग, ये दोनों ही सही है, ये भी क्योंकि एग्जाम में दे देगा तो आप लोग को दिक्कत ना होगा कि 16/2 बता दिए थे, अब 8/1 कैसे आ गया। ठीक है, तो 8:1 कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे काट दो, ये तो आप लोग जानते ही होंगे, इतना बताने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये दोनों ही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अधातु द्रव अवस्था में पाया जाता है। अधातु पूछा गया, धातु नहीं पूछा गया। तो अधातु ब्रोमीन जो होता है ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ले लेते धातु, तो धातु कौन सा होता है, तो धातु होता है मरकरी। मरकरी जो है ना कमरे के तापमान में लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। अच्छा, और पूछा जाता है एग्जाम में कि कौन सा ऐसा धातु जिसको चाकू से हम लोग आसानी से काट सकते हैं। तो पोटासियम हो गया, सोडियम हो गया और लिथियम हो गया। ये तीनों धातु जो होता है उसको हम लोग चाकू से ईजी से काट सकते हैं। ठीक है, इसको ईजी से काट सकते हैं। ब्रोमीन इकलौता ऐसा अधातु है जो कि कमरे के तापमान में द्रव अवस्था में पाया जाता है। मरकरी एक ऐसा धातु है जो कि लिक्विड अवस्था में पाया जाता है कमरे के तापमान में। तो ये सब आप लोग याद रख लेना। चलिए 18 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा जीव विखंडन द्वारा अलैंगिक जनन नहीं करता है, यानी कि विखंडन के द्वारा, बाइनरी फिजन के द्वारा या फिर फिजन के द्वारा जो है ना लैंगिक जनन नहीं करता है। तो प्लाज्मोडियम करता है, अमीबा, तो इस बार तो एग्जाम में इतना बार पूछा है अमीबा के बारे में, अमीबा भी करता है और लिस्मेनिया भी करता है, ये तीनों ही करता है। केचुआ जो होता है, केचुआ बाइनरी जो होता है बाइनरी विखंडन के द्वारा नहीं करता, बाइनरी फिजन के द्वारा ये नहीं करता है। ठीक है, यानी कि विखंडन के द्वारा ही करता है, बाइनरी टर्टरी कोई भी विखंडन के द्वारा केचुआ नहीं करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अर्थवर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भौतिक राशि वेग में परिवर्तन की दर को समझाता है। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, त्वरण कहा जाता है। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। एकदम बिल्कुल इसका जो डिफिनेशन से उठा क्वेश्चन पूछा गया ये वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कि निम्न में से कौन से जीव एक कोशिकीय नहीं है। एक कोशिकीय नहीं, आपको ये पूछा गया है, ठीक है। तो आप लोग बताइए कि कौन सा जीव एक कोशिकीय नहीं है। अमीबा एक कोशिकीय है, पैरामीशियम एक कोशिकीय है, क्लेमाइडोमोनास एक कोशिकीय है, प्लांट क्या एक प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, ये सब क्या एक कोशिकीय होता है? नहीं होता है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्लांट हो जाएगा इसका सही जवाब। गाइस तो वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।